नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल के इस वीडियो सेक्शन में। दोस्तों आज मैथ का अपन दूसरा टेस्ट ले रहे हैं। पहला टेस्ट मैंने अपलोड कर दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रीड मैथ्स टेस्ट नाम से जो है मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स का वो टेस्ट मिल जाएगा और भी जो टेस्ट हैं वो वहाँ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस मैथ्स के टेस्ट में जो है आप अपनी जो तैयारी है उसको जांच सकते हो। सभी टॉपिक से प्रश्न लेने की कोशिश की गई है, यानी कि 5 ही प्रश्न है गणित के तो, और 5 गणित पेडागोजी के हैं। लेकिन उन 5 प्रश्नों को भी किसी भी टॉपिक से रेंडमली उठाया गया है। ठीक है, तो 5 टॉपिक से अलग अलग प्रश्न हैं। तो कोशिश करें कितने आपके सही होते हैं। अगर आपके 8-9 प्रश्न सही होते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही है, मानिएगा। तो पहला जो अपना प्रश्न है वो क्या है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा मार्ग बनाया गया, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी बोला क्या गया, एक ये वृत्त रहा आपका, इसकी त्रिज्या कितनी है, 7 मीटर इसकी त्रिज्या है। ठीक है, इसकी त्रिज्या है 7 मीटर, इसके चारों तरफ 2 मीटर त्रिज्या का एक और जो चौड़ा रास्ता इसके बाहर की तरफ बनाया गया है। दोस्तों इसके चारों ओर लिखा है तो इसके बाहर, यहाँ पे बाहर शब्द नहीं लिखा हुआ है, बाहर भी होगा इसमें। इसके बाहर चारों ओर वर्त बनाया गया है, कितने मीटर त्रिज्या का, 2 मीटर त्रिज्या का। यानी कि अब ये त्रिज्या कितनी हो गई दोस्तों, 7 तो ये यहाँ से यहाँ तक थी, 2 ये हो गई, कितनी हो गई, 9 मीटर हो गई केंद्र से। ठीक है, और अपने को पूछा गया है मार्ग का क्षेत्रफल, यानी कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसका क्षेत्रफल अपने को पूछा गया है कि इस क्षेत्र का भाग, इस मार्ग का क्षेत्रफल क्या है। तो दोस्तों बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल निकाल करके छोटे वाले वर्त का क्षेत्रफल अगर उसमें से घटा दें तो इस जो चौड़े मार्ग का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। तो ठीक ऐसा ही करेंगे अपन। बड़े वर्त की त्रिज्या कितनी है, बड़े वर्त की त्रिज्या आर है अपने पास 9 मीटर। ठीक है, और छोटे वर्त की त्रिज्या स्मॉल आर है अपने पास 7 मीटर। तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर में क्या आ जाएगा, आर कितना होगा, 9 का स्क्वायर यानी 81 पाई, और छोटे वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी कि 49 पाई। ठीक है, अब किसका क्षेत्रफल बताना है, मार्ग का। तो 81 में से 49 को जब अपन घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 81 में से अगर आप 49 को घटाओगे तो आएगा 32 पाई, 32 पाई वर्ग मीटर जो है वो क्षेत्रफल आएगा किसका, आपका वर्ताकार मार्ग के क्षेत्रफल जो है वो, वर्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल जो है वो क्या आएगा, 32 पाई वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से आप जो आंसर दीजिएगा। और दोस्तों जैसे मैं प्रश्न पढ़ता हूँ आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और कोशिश करें कि 20 से लेकर के 25 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल दें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपना प्रश्न है। प्रश्न पढ़ते ही आप बंद कर दीजिएगा, वीडियो को एक बार रोक लीजिएगा, क्वेश्चन को हल कीजिएगा और फिर आंसर देखिएगा। चीनी की कीमत 30% घट गई है, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च में केवल 10% की कमी आए। पूछा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए, तो खपत में वृद्धि कितनी करनी है ये अपने को बताना है। ठीक है, 200/7%, 196/7%, 29% या 28% अपने को इसमें निकाल के बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 200/7%। कैसे हुआ, 200/7% को अपन 28 सही, 4/7% भी लिख सकते हैं, तो दोनों एक ही बात है। कैसे आया देखिए, मान लीजिए कि पहले जो अपने खर्च होते थे 100 रुपये, मान लीजिए मूल्य था, 100 रुपये मूल्य था चीनी का, 1 किलो चीनी का मान लीजिए 100 रुपये मूल्य था। अब क्या हुआ, चीनी की कीमत 30% घट गई। अब कीमत कितनी रह गई, पहले 100 थी, 100 रुपये किलो थी, अब 70 रुपये ही कीमत रह गई। कितनी कीमत रह गई, अब 70 रुपये कीमत रह गई 30% घटने से। ठीक है, अब क्या हो रहा है घर में कि खपत को बढ़ाना चाह रहे हैं वो, कि थोड़ी सी खपत बढ़ा दें, भाई रुपए तो कम हो ही गए हैं तो चीनी की थोड़ी सी खपत बढ़ा दें। तो पूछा कि कितनी खपत बढ़ाई जाए, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्चा जो हो रहा था ना उसमें 10% की कमी आ जाए। तो पहले कितना खर्चा हो रहा था, 100 रुपये खर्चा हो रहा था पहले, अब उसमें 10% की कमी आ जाए, इतनी खपत वो बढ़ा रहे हैं। तो मान वो क्या कर रहे हैं, 10% की कमी करना चाहते हैं खर्चे में, यानी 90 रुपये वो खर्च करने के लिए तैयार है। हालांकि पहले 100 रुपये में 1 किलो चीनी आती थी, अब 70 रुपये में 1 किलो चीनी आती है, लेकिन वो 90 रुपये खर्च करना चाहते हैं, यानी 1 किलो चीनी
से ज़्यादा चीनी लेना चाहते हैं, भाई खपत को बढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो अपने को ये देखना कितनी खपत बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये 20 बढ़ा रहे हैं। 70 का सामान लेना था 90 का ले रहे हैं, 20 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। किससे बढ़ा रहे हैं? 70 से 20 बढ़ा के 90 कर रहे हैं। तो जिससे बढ़ाया जाए उसी पे परसेंटेज निकलता है। तो परसेंटेज क्या होगा बढ़ाने का? 20 बटा में 70 और गुणा में 100, यानी 20 बटा 70 गुणा 100, यानी कि क्या हुआ? 20 बटा 70 गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो कटा, क्या बना? 200 बटा 7%, और 200 में 7 का भाग लगाएंगे तो आएगा 28 सही 4/7%। इस प्रकार से जो है अपन आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है, वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। दोस्तों यहाँ पे हानि अपने को दे रखी है, हानि अपने को दे रखी है, फिर भी बोल रहा है वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्यों? क्योंकि दोस्तों अपने को पता है कि हानि हो चाहे लाभ हो, हानि हो चाहे लाभ हो, हमेशा किस पे होता है? क्रय मूल्य पर होता है। लेकिन यहाँ किस पे दे रखी है हानि प्रश्न में? विक्रय मूल्य पर, ठीक है। विक्रय मूल्य पर 25% हानि दे रखी है, यानी कि अगर ये 25% है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4। कैसे लिखा? प्रतिशत हटाने के लिए 25% में प्रतिशत हटाएंगे तो 25 में किसका भाग लगाएंगे? 100 का भाग लगाएंगे, और 25 में जब 100 का भाग जाएगा तो 1/4 ही बचेगा। यानी कि कहने का इसमें मतलब क्या हुआ कि 4 का 25% कितना है? 1 है। 4 का 25% कितना है? 1 है, ठीक है। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य तो क्या हो गया आपका? 4 हो गया। विक्रय मूल्य तो क्या हो गया? 4, क्योंकि विक्रय मूल्य पर ही बेच रहा, हानि पर। वैसे तो हानि और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, लेकिन प्रश्न में ही बोल दिया है कि विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो 4 विक्रय मूल्य होगा और 1 क्या हो रहा है? अपना हानि हो रही है, 1 हो रही है हानि, ठीक है। विक्रय मूल्य 4 रुपये है और हानि 1 रुपये की, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य को अपन कॉस्ट प्राइस यानी सीपी लिखते हैं, तो सीपी कितना हो जाएगा अपना? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। 5 क्यों लिखा दोस्तों मैंने? 5 इसलिए लिखा क्योंकि हानि दे रखी है यहाँ पे। भाई सीपी अगर 5 रुपये 4 रुपये में बेच रहे हैं तभी तो हानि होगी, तो वहाँ पे हानि इसलिए लिखा है। अब दोस्तों वास्तविक हानि पूछिए। वास्तविक हानि हमेशा किस पे निकलती है? वास्तविक लाभ हो चाहे वास्तविक हानि प्रतिशत हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकलता है। तो हानि कितने की हो रही है? 1 रुपये की। क्रय मूल्य कितना है? 5 रुपये, यानी 1 रुपये की हानि है कितने के ऊपर? 5 रुपये के ऊपर 1 रुपये की हानि है, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो काटेंगे तो 20 आएगा, तो 20% की वास्तविक हानि होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, 225 रुपये का धन 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है, दर ज्ञात कीजिए। 225 रुपये का धन जो है वो 2 वर्ष में 256 रुपये हो जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की, यहाँ पे सॉरी लिखा नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज की अपने को दर ज्ञात करनी है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? इसके लिए मैंने ट्रिक बता रखी है कि 225 रुपये इधर लिख लिया और 256 रुपये इधर लिख लिया। 2 वर्ष की बात की जा रही है तो अंडर रूट लगा देंगे, और 3 वर्ष की बात होती तो क्यूब रूट कर देते। 225 का अंडर रूट कितना होता है बताइए दोस्तों? 15 होता है, और 256 का होता है 16, ठीक है। 256 का होता है 16, यानी 225 रुपये 256 रुपये हो रहे हैं 2 वर्ष में। 225 तो क्या हो गया? मूलधन, और ये 256 क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। यानी कि 15 तो यहाँ क्या हो गया? मूलधन, और 16 क्या हो गया? मिश्र धन। यानी ब्याज कितना हो गया? 1 रुपये का ब्याज हो गया। 1 रुपये का ब्याज कितने रुपये के ऊपर हो गया? 15 रुपये के ऊपर 1 रुपये का ब्याज हो गया, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100, तो 15 छिकू 90, और बचे कितने? सॉरी 15 छिकू 90, और बचे आपके कितने? बचे आपके 10, और बटा में 15, तो 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, यानी 6 से ही 2/3% जो इसका आंसर आ जाएगा। 6 से ही 2/3% की दर से जो है 225 रुपये 2 वर्ष में कितने होंगे? 256 रुपये होंगे। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है, इस माध्यम से अपन आसानी से इनको कर सकते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 100/15%, 100/15%, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही रहेगा, या फिर 6 सही 2/3% भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, 100 मीटर लंबी कोई ट्रेन
30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी आदमी को कितनी देर में पार करेगी। एक मान लीजिए ये आदमी है, ठीक है, इस आदमी को एक ट्रेन जो है वो पार करना चाहती है। ये ट्रेन की पटरियाँ हैं इधर और इसके ऊपर एक ट्रेन जो है वो आ रही है और वो ट्रेन जो है इसको पटरी को इस आदमी को पार करेगी तो वो कितने समय में पार करेगी, जबकि इस ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और लंबाई कितनी है ट्रेन की 100 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो 100 मीटर लंबाई है और आदमी को एक आदमी को पार करेगी। तो एक इसका मतलब क्या है भाई, आदमी तो एक जगह खड़ा है, इस आदमी को पार करने का मतलब है ट्रेन खुद को ही पार करेगी, यानी दूरी कितनी हो जाएगी भाई। अपने को क्या पूछा, कितनी देर में, समय पूछा है तो समय, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। अब दूरी अपने पास कितनी है, 100 मीटर है भाई। किसी व्यक्ति या किसी खंबे को जब ट्रेन पार करती है तो इसका मतलब वो खुद को ही पार कर रही है। और अगर कोई ट्रेन मान लीजिए 100 मीटर की ट्रेन है और दूसरी 200 मीटर की ट्रेन को पार कर रही है तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 300 मीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, और वो डिपेंड भी करेगा, वो इसलिए जो है वो 300 मीटर हो जाएगी क्योंकि दोनों ट्रेनों की दूरियां जो हैं वो लंबाई जुड़ जाएगी, एक दूसरे को पार करने में उनको उतनी दूरी तो तय करनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं अपन, यहाँ पे दूरी अपने पास आ गई 100 मीटर और चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस चाल को अपने को किलोमीटर प्रति घंटा से हटा के मीटर प्रति सेकंड में बदलनी है। तो किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो इसको 5/18 से गुणा किया जाता है। और देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 3 18, 6 5 30, 5 25/3। तो यहाँ पे दूरी बटा चाल था तो 25/3 आएगा और बटा 3 है वो ऊपर चला जाएगा। तो 25 चौक 100 और 4 तिये 12, तो कितना सेकंड लगा, 12 सेकंड का जो है वो समय इसमें लगेगा। तो यही पूछा था कितने समय में पार कर जाएगी, तो 12 सेकंड में दोस्तों पार कर जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो पहला ऑप्शन होगा। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही हुआ होगा आप सब लोगों का। अब दोस्तों अपन 5 प्रश्न लेंगे मैथ्स की पेडागोजी से संबंधित। अपना पहला प्रश्न है, एक कक्षा में छात्रों को त्रिभुज की रचना करना सिखाया जाता है। एक छात्र त्रिभुज के बारे में सब कुछ जानता है परंतु उसकी रचना नहीं कर पाता। छात्र में कौन सा प्राप्त उद्देश्य विकसित नहीं हुआ है, ज्ञान, अवबोध, कौशल या अभिरुचि। तो दोस्तों अगर कोई डायग्राम वगैरह कोई डायग्राम, कोई टेबल बच्चा अगर बना नहीं पाता है तो इसका मतलब उसमें डायग्राम बनाने की कुशलता नहीं है। तो कौशल जो उद्देश्य है वो उसने प्राप्त नहीं किया है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनमें अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, लघुत्तरात्मक, सत्य असत्य। तो अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है ऐसे प्रश्न तो दोस्तों निबंधात्मक ही होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी था संस्कृत में भी। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। एक प्रश्न का एक निश्चित उत्तर हो, परीक्षण की यह विशेषता कहलाती है वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता, इनमें से कोई नहीं। तो एक प्रश्न का एक ही निश्चित उत्तर होगा, ऐसी परीक्षा वस्तुनिष्ठ परीक्षा ही हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में से त्रिविमीय आकृति है, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज और चतुर्भुज, ये गलत लिखा गया, चतुर्भुज है, चतुर्भुज या शंकु। ठीक है, तो अपन जानते हैं 3D त्रिविमीय आकृति यानी 3D डायग्राम कौन सा इनमें से, तो शंकु जो होगा वो 3D जो आकार में बनता है, बाकी 2D में बनाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। भाई त्रिभुज है, इसको अपन 2D में बनाते हैं, 3D में बना देंगे तो एक प्रिज्म हो जाएगा। वृत्त है, इसको भी अपन 2D में बना सकते हैं। चतुर्भुज है, इसको भी 2D में बनाया जा सकता है, 3D में बनेगा तो घन या घना भी बन जाता है। ठीक है, लेकिन शंकु जो है वो आपका 3D डायग्राम है। शंकु इस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है, शंकु इस प्रकार से होता है, एक 3D डायग्राम होता है शंकु का। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और नेक्स्ट अपना प्रश्न है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसका है, यंग का, होगवेन का, बेंजामिन पेरिक का या सिम्पसन का। तो दोस्तों गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, यह कथन यंग का माना गया है। किसका माना गया है, यंग का। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके 10 में से 10 प्रश्न सही हुए होंगे। कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कि मेरे इतने % सही हुए हैं। और टेस्ट को जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी हमसे जुड़ें। मिलेंगे दोस्तों एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।